अल्जाइमर डिसीज मतलब भूलने की बीमारी, आखिर ये क्या होती है, इसके कॉजेस क्या होते हैं, क्या पैथो होती है, क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं इसमें, कैसे डायग्नोसिस किया जाएगा और इसका एग्जैक्ट ट्रीटमेंट क्या होगा, सब कुछ आज के इस लेक्चर के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, अल्जाइमर डिसीज एक प्रकार से न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज कंडीशन है, हमारे ब्रेन से रिलेटेड एक डिसीज कंडीशन है जो कि हमें ओल्ड एज वाले पर्सनों में ज़्यादा देखने को मिलती है, जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी होती है। ठीक है, तो आखिर इसमें क्या होता है, देखिए, अल्जाइमर डिसीज अल्सो कॉल्ड सेनाइल डायमेंशिया। तो इस डिसीज को सेनाइल डायमेंशिया के नाम से भी जाना जाता है, इसे सेनाइल डायमेंशिया बोला जाता है। देखिए, इट इज़ द मोस्ट कॉमन फ्रॉम डायमेंशिया। तो इस डिसीज में व्यक्ति डायमेंशिया का शिकार हो जाता है, मतलब उसे भूलने की बीमारी हो जाती है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता, जो कि मेन सिम्टम्स होता है इस अल्जाइमर डिसीज का। और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं, तो देखिए, कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव इम्पेयरमेंट इन मेमोरी, थिंकिंग, कॉग्निटिव फंक्शन, जजमेंट एंड एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति भूलने लगता है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता है, वह जल्द ही भूल जाता है कुछ भी। ठीक है, जो सोचने समझने की उसकी कैपेसिटी होती है, जो कॉग्निटिव फंक्शन होते हैं वो कम होने लगते हैं, या फिर जो डेली रूटीन में उसे काम करने होते हैं वो भी भूलने लगता है, मतलब उसे कुछ भी याद नहीं रहता कुल मिलाकर। ठीक है, तो ये एक कंडीशन बनती है अल्जाइमर डिसीज में। इसमें होता क्या है, देखिए, जो हमारा ब्रेन होता है, तो ब्रेन के जो न्यूरॉन होते हैं, वो सेल्स होते हैं, वो डैमेज होने लगते हैं, न्यूरॉन सेल्स का डिस्ट्रॉय होने लगता है, जिसके कारण ब्रेन श्रिंक भी होने लगता है, और उस कंडीशन में व्यक्ति अल्जाइमर डिसीज का शिकार हो जाता है, उसे डायमेंशिया हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर की, मतलब ऐसे क्या क्या कॉजेस होते हैं, क्या रिस्क फैक्टर होते हैं जिसके कारण व्यक्ति को अल्जाइमर डिसीज हो जाती है। तो देखिए, एग्जैक्ट कॉजेज अननोन। तो अभी तक इसके एग्जैक्ट कॉज का पता नहीं चल पाया है कि एग्जैक्ट किस कारण से ये डिसीज कंडीशन अराइज हो जाती है। सेकंड है जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी लाइक डाउन सिंड्रोम, जैसे ट्राइसोमी 21 बोलते हैं। अगर किसी को जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, एक्स्ट्रा कॉपीज बनने लगती हैं डीएनए की, जिसके कारण बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है, बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन बढ़ने लगता है, जिसके कारण से न्यूरॉन डैमेज होने लगते हैं। आगे हम समझेंगे पैथोफिजियोलॉजी में कि कैसे डैमेज होते हैं, लेकिन वो डैमेज होने से क्या होता है कि मेमोरी में प्रॉब्लम आने लगती है। ठीक है, इसके बाद फैमिली हिस्ट्री, अगर प्रीवियस में फैमिली में किसी को ये कंडीशन थी, तो आगे आने वाली जो फैमिली होगी तो उसको भी ये कंडीशन होने के चांसेस होते हैं, संतान में होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, चलिए, इसके बाद अब हम बात करते हैं इंक्रीजिंग एज। तो क्या होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जो याद करने की कैपेसिटी है वो कम होने लगती है, मतलब कि अगर 50 60 60 के जैसे ही व्यक्ति अबव होता है, तो क्या होता है, उसकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, जो मेमोरी होती है, वो कम होने लगती है, व्यक्ति डायमेंशिया का शिकार होने लगता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हेड ट्रूमा। अगर हमारे हेड में किसी भी तरह का कोई ट्रूमा हो जाए, कोई इंजरी हो जाए, कोई चोट लग जाए, तो उसके कारण भी क्या हो सकता है कि हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं, जिसके कारण ये अल्जाइमर डिसीज की कंडीशन बन सकती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं स्मोकिंग। स्मोकिंग करने से क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगती हैं, श्रिंक होने लगती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ब्रेन में प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, न्यूट्रिएंट नहीं पहुंच पाते, उस कंडीशन में भी क्या होता है, अल्जाइमर डिसीज हो सकती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं वायरल इन्फेक्शन। अगर ब्रेन में किसी भी तरह का कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, तो इन्फेक्शन होने से भी क्या हो सकता है, जो ब्रेन के फंक्शन होते हैं वो इम्पेयरमेंट हो सकते हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की कंडीशन होती है, जो मेमोरी होती है वो कम होने लगती है। ठीक है, याद करने की कैपेसिटी कम होने लगती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज। कोरोनरी आर्टरी डिसीज में क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम बनती है, मतलब कि इसमें आर्टरी में प्लेग होने लगता है, आर्टरी ब्लॉकेज होने लगती है। अगर आर्टरी ब्लॉकेज होंगी तो क्या होगा, हमारे ब्रेन में प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी। अगर हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तो वहाँ के न्यूरॉन डैमेज होंगे, जिसके कारण अल्जाइमर डिसीज की कंडीशन अराइज हो सकती है। ठीक है, इसके बाद हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर से क्या होता है, जो ब्रेन की स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं वो डैमेज होने लगती हैं, तो स्मॉल ब्लड वेसल्स अगर डैमेज होंगी तो उस कंडीशन में भी कहीं ना कहीं ये डायमेंशिया का शिकार होने के चांसेस बढ़ा देता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स। कुछ इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स होते हैं जैसे कि एल्यूमिनियम। अगर आप एल्यूमिनियम के ज़्यादा कांटेक्ट में रहते हैं तो उसके कारण भी ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। देन डायबिटीज़। डायबिटीज़ एक वैसी बीमारी है जिस कंडीशन में होने के कारण भी क्या हो सकता है, व्यक्ति डायमेंशिया का शिकार हो सकता है। तो ये कुछ कॉजेस थे जिसके कारण ये डायमेंशिया हो सकता है, अल्जाइमर डिसीज हो सकती है।
इसके बाद अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की, ठीक है। तो पैथोफिजियोलॉजी समझने से पहले आप थोड़ा बेसिक समझ लीजिए ताकि हमें आगे समझने में आसानी होगी। तो देखिए क्या होता है, जो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन होते हैं, तो देखिए जैसे कि एक न्यूरॉन का क्या होता है, एक्सॉन टर्मिनल वाला पार्ट, और सेकंड न्यूरॉन का क्या होता है, डेंड्राइट वाला पार्ट, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इसके माध्यम से आपस में मीट करते हैं, दोनों न्यूरॉन आपस में मिलते हैं, ज्वाइंट होते हैं। इसे हम बोलते हैं साइनेप्स, जहां पर ये ज्वाइंट हो रहा होता है। इस साइनेप्स के जरिए क्या होता है, सिग्नल ट्रांसमिटेड होती हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, इम्पल्सेस ट्रांसमिटेड होती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा ब्रेन प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर पाता है। थिंकिंग, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी उसके फंक्शन होते हैं वो आसानी से कर पाता है, ठीक है। अब होता क्या है इसमें, देखिए कि जो हमारे जो न्यूरॉन होते हैं इसके आसपास भी क्या होते हैं, बहुत से टिश्यू होते हैं, सेल्स उपस्थित होते हैं। उन सेल्स की क्या होती है, जो सेल की सेल मेम्ब्रेन होगी, यहाँ पर जो सेल होती है, उन सेल की क्या होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, उस सेल मेम्ब्रेन से क्या होता है, एक अमाइलेज प्रिकर्सर प्रोटीन निकलता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन से अमाइलेज प्रिकर्सर प्रोटीन रिलीज होता है। ये अमाइलेज प्रिकर्सर प्रोटीन फिर क्या होता है, देखिए अल्फा सिक्रेटेज एंड गामा सिक्रेटेज दो एंजाइम होते हैं। ये दोनों एंजाइम क्या करते हैं, इस अमाइलेज प्रिकर्सर प्रोटीन को तोड़ने लगते हैं, छोटे छोटे भागों में डिवाइड करने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है, फिर बीटा अमाइलोइड प्रोटीन बनता है। अब ये बीटा अमाइलोइड प्रोटीन क्या होता है, कुछ इस प्रकार से क्या होता है, न्यूरॉन के आसपास कुछ इस प्रकार से गुच्छा बन जाता है, प्लेग बनने लगता है, मतलब न्यूरॉन के आसपास इसकी बीटा अमाइलोइड प्रोटीन की गंदगी होने लगती है। मतलब कि जो साइनेप्स होता है इसके बीचों बीच भी ये गंदगी होने लगती है, जिसके कारण क्या होगा कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल सही से ट्रांसमिटेड नहीं कर पाता है, ठीक है। उसके कारण मेमोरी में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, कॉग्निटिव फंक्शन में इम्पेयरमेंट देखने को मिलते हैं। अब समझते हैं हम पैथोफिजियोलॉजी में कि कैसे अराइज होती है। तो देखिए, ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर, जो भी हमने एटियोलॉजिकल फैक्टर देखे, रिस्क फैक्टर देखे, अगर उनमें से कोई भी एक कंडीशन अराइज होती है, तो देखिए एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल प्रोटीन, तो इसमें क्या होता है, एक्सेसिव फॉर्मेशन होने लगता है एबनॉर्मल प्रोटीन का। अभी हमने देखा, मतलब किसका, बीटा अमाइलोइड प्रोटीन का एक्सेसिव फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, दीज एबनॉर्मल प्रोटीन डैमेज द न्यूरॉन, तो अभी ये बीटा अमाइलोइड प्रोटीन के गुच्छे बनने लगते हैं, गंदगी होने लगती है यहाँ पर न्यूरॉन के आसपास, जिसके कारण क्या होगा कि न्यूरॉन डैमेज होने लगते हैं, ठीक है, डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। उसके बाद क्या होगा, देखिए नर्व ट्रांसमिशन सिस्टम इज ब्लॉक, अब जो न्यूरॉन का फंक्शन होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल ट्रांसमिटेड करने का, वो ब्लॉक होने लगता है, क्योंकि अगर ये बीच में गंदगी हो जाएगी ये प्रोटीन की, तो क्या होगा, ये ब्लॉक हो जाएगा, मतलब ट्रांसमिटेड नहीं कर पाएगा ये सिग्नल को एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ब्रेन नॉर्मल फंक्शन एब्सेंट, अब जो ब्रेन का फंक्शन होता है, थिंकिंग, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी ब्रेन के फंक्शन होते हैं वो एब्सेंट होने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अल्जाइमर डिसीज परफॉर्म, उसके बाद क्या होगा, व्यक्ति को अल्जाइमर डिसीज हो जाती है, व्यक्ति डायमेंशिया का शिकार हो जाता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से इसकी पैथोफिजियोलॉजी होती है। चलिए, इसके बाद अब हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, मतलब साइन और सिम्टम्स की। अगर किसी को कंडीशन होती है तो क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो देखिए देयर आर 3 स्टेज, तो इसको 3 स्टेजों में डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन कितनी हुई है। स्टेज फर्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ डिसीज 1 to 3 ईयर, अगर ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 1 से 3 साल हुए हैं, तो जो सिम्टम्स होते हैं वो थोड़ी कम देखने को मिलते हैं, जैसे कि माइल्ड मेमोरी लॉस, मतलब थोड़ी बहुत मेमोरी लॉस हो सकती है। न्यू लर्निंग डिफेक्टिव, कुछ नया सीखने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ नया जल्द ही नहीं सीख पाता। देखिए, रिकॉल एबिलिटी माइल्डली इम्पेयर्ड लाइक सम लर्निंग एरर, तो जिस किसी को अल्जाइमर डिसीज की प्रॉब्लम होती है उसको मेमोरी रिकॉल करने में प्रॉब्लम होने लगती है। जैसे अगर वह किसी अनजान व्यक्ति से मिलता है और अनजान व्यक्ति ने अपना नाम बताया, पता बताया, फिर दूसरे दिन उसी अनजान आदमी से मिलेगा तो वह उसका नाम और पता याद नहीं कर पाएगा, उसे याद नहीं रहेगा कि उसने क्या नाम बताया था, क्या पता बताया था, ठीक है। इसके बाद सैडनेस और डिल्यूशन, मतलब थोड़ी बहुत सैडनेस इसमें से आ सकती है, ठीक है, दुखीपन आ सकता है। इसके बाद देखिए स्टेज 2 में क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ डिसीज 2 to 10 ईयर, अब थोड़ी ज़्यादा समय आ गया है, मतलब कि 2 से 10 साल हो गए हैं इस डिजीज़ को, तो उसमें थोड़ी ज़्यादा ही सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, सीवियर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि मॉडरेट मेमोरी लॉस, इसमें क्या होता है, थोड़ी ज़्यादा ही मेमोरी लॉस होने लगती है, कुछ ज़्यादा ही याद नहीं रहता, ठीक है, उसमें याद आ जाता है फर्स्ट में, लेकिन इसमें ज़्यादा ही मेमोरी लॉस होने लगती है, ठीक है। इसके बाद रिकॉल एबिलिटी सीवियरली इम्पेयर्ड, तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति रिकॉल ही नहीं कर पाता, याद ही नहीं कर पाता। फर्स्ट स्टेज में उसे याद आ जाता है कि क्या कंडीशन थी, किससे मिला था, वो क्या नाम था, लेकिन सेकंड में क्या होता है, पूरी तरीके से भूल ही जाता है, वो याद नहीं कर पाता, रिकॉल नहीं कर पाता, ठीक है।
इसके बाद देखिए स्पेशियल डिसओरिएंटेशन। स्पेशियल डिसओरिएंटेशन में मतलब ये होता है कि व्यक्ति अगर कहीं पर गया है तो वह भूल जाता है कि मैं कहाँ पर गया था, किस टाइम पे गया था और किस टाइम पे गया था, किस डेट को गया था, ये सब कुछ भूल जाता है, ठीक है, और डिसओरिएंटेशन होती है उसे, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्लुएंट एस्पेजिया। फ्लुएंट एस्पेजिया मतलब कि बोलती बंद, वह ठीक से बोल नहीं पाता, उसे बोलने में भी प्रॉब्लम आती है, वह एक्सप्लेन करता है किसी को, बात करता है किसी से, तो वह ठीक से नहीं कर पाता, ठीक है। इसके बाद देखिए चेंज इन स्लीप पैटर्न। तो व्यक्ति का जो स्लीप पैटर्न है, जो सोने के पैटर्न होता है, वो भी ठीक तरह से नहीं रह पाता, उसे सही से नींद नहीं आती है, ठीक है। इसके बाद देखिए हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का मतलब होता है भ्रम, उसे किसी भी चीज का भ्रम आने लगता है, ठीक है, भ्रम होने लगता है कि ये चीज हुई थी, भली ना हुई हो फिर भी उसे लगता है ऐसा हुआ था, ठीक है, तो उसे हेलुसिनेशन टाइप की होने लगती है। इसके बाद स्टेज थर्ड ड्यूरेशन टू 8 to 12 ईयर। अगर सीवियर कंडीशन हो गई है, 8 से 12 साल ईयर हो गए हैं उसे, ठीक है, तो ये सीवियर कंडीशन हो जाती है। अगर उसे ये कंडीशन हुई है तो उसमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो देखिए सेवरली इम्पेयर्ड कॉग्निटिव फंक्शन। तो जो कॉग्निटिव फंक्शन होते हैं, जो सोचने समझने की उसकी क्षमता होती है उसके ब्रेन की, वो पूरी तरीके से लॉस हो जाती है, वो ठीक से थिंकिंग नहीं कर पाता, सोच नहीं पाता, समझ नहीं पाता, तो ये लॉस हो जाती है, ठीक है। इसके बाद लिम्ब रेजिनिटी, मतलब कि जो मसल्स मूवमेंट होते हैं, जो हाथ पैर होते हैं, वो ठीक तरह से मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यूरिनरी एंड फीकल इनकॉन्टिनेंस, मतलब उसका यूरिन और फीकल पर कंट्रोल नहीं रहता है, वो कभी भी किसी भी वक्त यूरिन पास आउट कर देता है, फीकल को पास आउट कर देता है, उसे पता ही नहीं रहता कि कब यूरिन पास आउट करना है, कब नहीं करना है, वह कभी भी कर देता है, ठीक है। इसके बाद देखिए इंक्रीज इरिटेबिलिटी। तो क्या होता है, उसे चिड़चिड़ापन सा महसूस होने लगेगा, बहुत ही ज़्यादा ठीक नहीं लगेगा, मूड हमेशा ऑफ रहेगा, ठीक है। इसके बाद डिस्फेजिया। डिस्फेजिया मतलब कि उसे स्वॉलोइंग करने में दिक्कत होगी, जब वो खाना खाएगा तो उसे निगलने में भी दिक्कत होगी, सही से स्वॉलो नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए लॉस ऑफ मोबिलिटी एंड बॉडीली फंक्शन। तो क्या होता है, जो बॉडी के फंक्शन होते हैं, मेटाबॉलिज्म, बॉडी का फंक्शन, मूवमेंट करना, चलना फिरना, तो वो ठीक से नहीं हो पाता, ठीक है। इसके बाद देखिए कंप्लीट लॉस ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो इसमें क्या होता है, थोड़े समय का भी याद नहीं रह पाता उसे, और लंबे समय का भी कुछ याद नहीं रहता, दोनों मेमोरी लॉस हो जाती हैं, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी, ठीक है, जल्दी जल्दी भूलने लगता है वो, ठीक है। इसके बाद कोमा भी की कंडीशन भी बन सकती है, अगर व्यक्ति ज़्यादा सीवियर हो जाता है अल्जाइमर में तो उसे कोमा भी बन सकता है, क्योंकि वो उसके ब्रेन में ही डिफेक्ट आ गया है, तो ब्रेन से कोमा भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद लॉस ऑफ एपेटाइट। व्यक्ति को क्या होगा कि भूख नहीं लगेगी, खाना खाने की इच्छा नहीं होगी, तो ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात, कैसे डायग्नोस्टिक किया जा सकता है इस अल्जाइमर को। तो ये देखिए हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, हम हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में बॉडी को असेस किया जाता है कि बॉडी प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही है। इसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम। इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम में क्या किया जाता है, ब्रेन की एक्टिविटी को असेस किया जाता है, प्रॉपर ब्रेन को असेस करने के लिए ये किया जाता है, ठीक है। इसके बाद सीटी स्कैन एंड एमआरआई। ब्रेन में किसी भी तरह का कोई ट्यूमर तो नहीं हुआ है, कोई डिफेक्ट तो नहीं हुआ है, उसे चेक करने के लिए सीटी स्कैन एंड एमआरआई किया जाता है, इसके जरिए पता लगाया जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी भी की जाती है, जो कि ब्रेन को असेस करती है, ब्रेन को मेजरमेंट करती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट। कुछ न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होते हैं, जैसे कि मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। इसमें क्या होता है, उसकी मेंटलिटी को एग्जामिनेशन किया जाता है, व्यक्ति कैसे सोचता है, क्या समझता है, ठीक तरह से बोलता है कि नहीं बोलता है, वह दूसरों से बात कैसे करता है, उसकी बॉडी का एग्जामिनेशन किया जाता है कि प्रॉपर तरीके से आई मूवमेंट है, बॉडी का फंक्शन है, वो कैसे मूव कर रहा है, ये सब कुछ असेस किया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए लेबोरेटरी टेस्ट। कुछ लेबोरेटरी टेस्ट के जरिए भी पता निकाला जा सकता है, जैसे सीबीसी, ईएसआर और सीएसएफ का भी एग्जामिनेशन किया जा सकता है, सीएसएफ से हमें इन्फेक्शन का असेस हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ टेस्ट होते हैं जिनके माध्यम से असेस किया जाता है डिसीज कंडीशन को। चलिए इसके बाद अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, कि इसका मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो देखिए नॉन क्यूरेबल, तो इसका जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपरली तरीके से नहीं किया जा सकता, प्रॉपरली तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता। अगर एज वाइज हुआ है, 60 से ज़्यादा एज हो गई है और उसे ये प्रॉब्लम है, तो उसे प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता उसकी डिसीज़ को, ठीक है। इसके बाद है कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर। तो कुछ ऐसी मेडिकेशन होती हैं जैसे कि डोनिप्रेजिल, रिवास्टिगमाइन एंड गेलाटामाइन एंड रिवास्टिगमाइन। तो कुछ ऐसी मेडिकेशन होती हैं जो कि इसे ट्रीट कर सकती हैं,
देन इसके बाद मेमोरी को इनहेंस करने के लिए एनहेंसिंग कुछ ड्रग दी जाती हैं। देन एंटी साइकोटिक ड्रग, अगर व्यक्ति साइकोटिक है तो एंटी साइकोटिक ड्रग दी जाती हैं, जैसे कि हेलोपेरिडोल एंड थियोरिडाजिन। तो कुछ ऐसी ये मेडिकेशन होती हैं, एंटी साइकोटिक ड्रग होती हैं। देन एंटी डिप्रेसेंट, कुछ अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहता है तो एंटी डिप्रेसेंट भी मेडिकेशन चलाई जाती हैं, जिसमें कि है नोट्रिपेटालाइन एंड डेसिपेराडाइन। तो कुछ ये मेडिकेशन होती हैं जो कि प्रेस्क्राइब की जा सकती हैं उसके सिम्टम्स को असेस करके, ठीक है, उसके सिम्टम्स को दूर करने के लिए, एंटी साइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट एंड मेमोरी के लिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।